हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाथुला पास को आपको जाकर के सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लोकटक लेक से रिलेटेड। तो लोकटक लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, वहां पर मणिपुर स्टेट में लोकटक लेक सिचुएटेड है। कुछ अदर फैक्ट्स को व्यू कर लेते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोकटक लेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की एक स्पेशल क्वालिटीज है कि यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग आइलैंड पाए जाते हैं। जैसे अगर मैप के थ्रू अगर हम व्यू करें तो जो लोकटक लेक को अगर आप व्यू करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फ्लोटिंग आइलैंड पाए जाते हैं जो इसकी एक स्पेशल क्वालिटीज है और इसकी वजह से काफी ज्यादा टूरिज्म सेक्टर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो यहाँ पर जो फ्लोटिंग आइलैंड है इसको एक स्पेशल वर्ड्स के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है फ्यूमडीज। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है जो इसी तरीके की फ्लोटिंग आइलैंड के रूप में ही सिचुएटेड है और उसका नाम है केबू लामजाओ नेशनल पार्क। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने व्यू किए। कुछ अदर फैक्ट्स को अगर हम देखें तो देखो, ये जो लोकटक लेक है वो मणिपुर की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसके वाटर का यूज किया जाता है यहाँ पर मणिपुर में हाइड्रो पावर जनरेशन में, इरिगेशन में एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में। इसके अलावा इकोनॉमी को बूस्टअप करने में, टूरिज्म सेक्टर को भी अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा इकोनॉमिक बूस्टअप होती है। 1990s में इसको रामसर कन्वेंशन के अंडर रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था लोकटक लेक को, लेकिन बाद में इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी डाल दिया गया 1993 में। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता क्या है? एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें ऐसी रामसर साइट्स जिनमें टाइम के साथ में डिग्रेडेशन या फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उन रामसर साइट्स को जहां पर इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो उनको इस रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाता है ताकि स्पेशल उनके ऊपर फोकस किया जा सके। अब इसको लोकटक लेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर फ्लोटिंग वेजिटेशन पाए जाते हैं, स्वैम्पी फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है जो रिच बायोडाइवर्सिटी को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बायोस्फीयर रिजर्व, लेक, नेशनल पार्क दे रखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी हिल्स में वो सिचुएटेड है, इसको लेकर के मैच करना है कि कौन से यहाँ पर करेक्टली मैच है। तो लोकटक लेक से रिलेटेड पूछा है कि बराइल रेंज में सिचुएटेड है या नहीं सिचुएटेड है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इससे क्या होता है, जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, किसी भी टॉपिक को आप रीड करो, उससे आप देखो कि किस तरीके से उठे हैं। उससे आपका क्या होगा कि स्टडी जो है वो एक मेंटेन वे में चलेगी। पता चलेगा आपको कि हाँ मुझे इस तरीके से ये पॉइंट्स जो हैं वो हर टॉपिक में स्टडी करने हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे कि ना सिर्फ आप उस एरिया को, जैसे आपने लोकटक लेक को स्टडी की तो वहां पर किस तरीके की वेजिटेशन है। अब केबू लामजाओ, हमने यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की है, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना यहाँ पर पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी कैटेगरी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर सिचुएटेड होंगी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी वहां पर रिवर फ्लो होती है, कौन सी वहां पर हिल्स है, इस तरीके की सभी चीजें आप रिलेट करके स्टडी करोगे तो ज्योग्राफिकल बेस्ड, मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिक यूपीएससी प्रीलिम्स में, उनको आप डायरेक्टली क्रैक कर पाओगे। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी हमें पता है कि इंडिया में 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। तो पंजाब में वहाँ के जो सीएम है, इसके अलावा जो अदर पार्टीज है, उन्होंने सभी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बात बोली है कि 14 जनवरी जो आपने इलेक्शन डेट डिक्लेयर की है पंजाब के लिए, उसको आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि उस दिन क्या पड़ेगा, गुरु रविदास जयंती, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो वाराणसी जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वोटिंग रेट है कि इतना इलेक्शन, इतना वोटिंग हुआ कि नहीं हुआ, वो उसमें कमी देखने को मिल सकती है। अब गुरु रविदास जो वर्ड है इससे रिलेटेड, ये हमारे
जो जीएस पेपर 1 मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु रविदास जो है वो भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया के एक मिस्टिक पोइट के रूप में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो उनकी जो बर्थ जो है वो एग्जैक्ट किस ईयर में हुआ था ये नहीं पता है, लेकिन ये माना जाता है 1377 कॉमन एरा में उनका बर्थ हुआ था। माघ पूर्णिमा के दिन हम विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग जो हिंदी महीने होते हैं चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, उसमें माघ पूर्णिमा जिस दिन फुल मून डे होता है उस दिन हिंदू कैलेंडर मंथ माघ का जो लास्ट दिन होता है माघ पूर्णिमा, उस दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इनकी एक इम्पोर्टेंट एक फेमस डिसाइपल हुई हैं जिनका नाम है मीराबाई। ये जो गुरु रविदास जो थे इनके जो मतलब ही इज बिलीव टू बी ए डिसाइपल ऑफ द भक्ति सेंट पोइट रामानंदा। रामानंदा के वो अपने आप को एक तो क्या मानते थे, डिसाइपल मानते थे। इसके अलावा भक्ति सेंट पोइट कबीर के कंटेम्प्रेरी हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और माघ पूर्णिमा जो हिंदू कैलेंडर वर्ड है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ज़्यादातर इनके लिए इनसे रिलेटेड यूपीएससी में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे जो हिंदू कैलेंडर है वो किस तरीके से वर्क करता है, कब वो स्टार्ट होता है, कब उसका एंडिंग होता है, कौन कौन से उसमें मंथ होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। टेनिस के एक फेमस प्लेयर हैं, आप सभी जानते होंगे, नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया जो कंट्री है वहाँ से बिलोंग करते हैं। सर्बिया के मैप को अगर हम व्यू करें तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री के रूप में सर्बिया कंट्री सिचुएटेड है, एक लैंड लॉक कंट्री के रूप में। अदर कंट्रीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये जो कंट्री हैं वो इससे साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो नोवाक जोकोविच के साथ में ये इशू देखने को मिला है कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन होने वाला है। आज 17 जनवरी है, आज से स्टार्ट है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें नोवाक जोकोविच ने टेनिस प्लेयर है, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम है। तो इसमें एंट्री ली। नोवाक जोकोविच कई बार जीत भी चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन को, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये रहा कि उन्होंने विदाउट वैक्सीनेशन यहाँ पर एंट्री ली। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है कोविड की वजह से। वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आए तो वैक्सीनेशन की डबल डोज होनी चाहिए। अब नोवाक जोकोविच ने ये बोला कि उनको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने वैक्सीनेशन अप्लाई नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि कुछ समय पहले ही वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जिसकी वजह से उनका जो भी मतलब यहाँ पर एंट्री थी उसको बार कर दिया गया है। उनको दोबारा से यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मतलब वो एक सीधी सी बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस का उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की गई है और ग्रैंड स्लैम की बात की जा रही है, तो जो अदर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं उनके नेम हम देख लेते हैं। वो है फ्रेंच ओपन, विमल्डन एंड यूएस ओपन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपने लास्ट ईयर देखा भी होगा कि यूपीएससी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार नोवाक जोकोविच न्यूज़ में है और कोविड की वजह से न्यूज़ में है, तो इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन कौन से टूर्नामेंट कब होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा किसने इसमें अपने जो ग्रैंड स्लैम है वो अचीव किए हैं, कौन सा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे राफेल नडाल हो गया, ये सारे आपको पता होना चाहिए। फेडरर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, इन सारे जो प्लेयर्स हैं टेनिस के उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को आपको व्यू करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन को हमारे इंडिया में 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कंप्लीट इंडिया का मैप दे रखा है और शो कर रखा है कि कौन से स्टेट में जो है वो कितना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। कोविड के जो नए केसेस हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ में जो एक तरीके से केसेस दोबारा से सर्ज हो रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डाटा दे रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स में 85% तक यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। जैसे गुजरात में 87% इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन पंजाब स्टेट ऐसा है जहाँ पर 46% ही है। यहाँ पर कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी हैं जहाँ पर कम है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्टेट में हम वैरायटी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इंडिया में एक साथ में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो एक सिमिलर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। कुछ स्टेट में हाई लेवल पर और कुछ स्टेट्स में जो लो लेवल पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत और उनके साथ में अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हमारे इंडिया के 8 दिसंबर को एक चोपर क्रैश होता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि एक ट्राई सर्विसेज कमेटी बनाई गई थी और उनसे ये पूछा गया था कि आप कारण पता कीजिए कि किस तरीके से ये क्रैश हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि जो अचानक से सडनली जो वेदर में चेंजेस देखने को मिला जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ। लेकिन तमिलनाडु पुलिस जो है वो अपने इस प्रोब को रेगुलर कर रही है। उनका ये मानना है कि हम सारे उन फैक्ट्स को व्यू करेंगे जिनके बेसिस पर ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये इशू क्रिएट हुआ था। तो उन्होंने अपनी जो भी उनकी प्रोब है वो अपने सेल्फ बेसिस पर इसको रेगुलर किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर देखिए पेज नंबर 6 पर, एक सेकेंड, एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और श्रीलंका रिलेशन को लेकर के है। हमें पता है कि श्रीलंका जो कंट्री है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इसी को लेकर के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर बेसिल राजपक्सा के बीच में सैटरडे को एक वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें इंडिया ने एश्योर किया है कि हम श्रीलंका को हर उस तरीके से सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से वो अपने इकोनॉमिक और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो अदर चैलेंजेस वहां पर इंक्रीज हुए हैं उन सभी को ओवरकम कर सके। इससे क्या होगा कि इंडिया और श्रीलंका के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। हमें पता है कि वैसे तो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर पर और कोविड की वजह से काफ़ी लंबे टाइम से जो टूरिज्म सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है। श्रीलंका जो कंट्री है उन्होंने न सिर्फ इंडिया से चाइना से भी अश्योर करने की कोशिश की है कि हमारे ऊपर जो भी डेप्ट है उसको आप रिस्ट्रक्चर कीजिए ताकि हम इजीली उसको रीपे कर पाएँ। इसके अलावा कुछ इस तरीके की इकोनॉमिक सपोर्ट देने की भी कोशिश उन्होंने लेने की भी सपोर्ट उन्होंने की है। देखो इंडिया जो है, इंडिया ने न सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मेडिसिन प्रोवाइड करवाने में, अदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में हेल्प की है श्रीलंका की, इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी मनी सपोर्ट करने की भी इंडिया ने कोशिश की है जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट उनको देने की कोशिश की है, करेंसी स्वैप उनको देने की कोशिश की है जिसके बेसिस पर उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट ना हो सके। हमें पता है कि अभी कुछ ऑयल टैंक्स को लेकर के भी कुछ डिस्कशन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जिससे कुछ इंडिया वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा ताकि उन ऑयल टैंक्स को दोबारा से रिवाइवल किया जा सके और उनका यूज़ किया जा सके। इससे क्या होगा कि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो बेहतरीन वे पर आएंगे। हमें पता है कि बहुत सारे इशू भी हैं इंडिया और श्रीलंका को लेकर के। अभी हमने देखा था कि श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने हमारे कुछ फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया था। तो ये कुछ फिशिंग को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट इशू देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तमिल कम्युनिटी को लेकर के भी जो क्लैश होता है जिसकी वजह से भी इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उनमें कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो अगर ये इस तरीके से इकोनॉमिक सपोर्ट इंडिया करने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका को जिसकी वजह से जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम डाइल्यूट करके हमारे जो रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इस आर्टिकल में लास्ट में यही बोला गया है कि आप किसी के नेबर हो, किसी के पड़ोसी हो, जिस टाइम आपको ज़रूरत है किसी दूसरे कंट्री की, किसी दूसरे साथी की, उस टाइम अगर आप उसके साथ में खड़े हो तो सीधी सी मतलब ये बात है कि वो आपका ट्रू फ्रेंड है। और इंडिया ने ये रोल जो है वो ना सिर्फ कोविड-19 में श्रीलंका के साथ में बल्कि जो अदर हमारे नेबर कंट्रीज है वहाँ पर भी रोल प्ले किया। वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा करके वैक्सीन जो है वो इजीली अवेलेबल करवाई उन सभी कंट्रीज़ को। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई, बहुत सारी ऐसी कनेक्टिविटी देने का प्रयास किया जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप को एज ए लोनली फील ना करे। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अदर कंट्रीज़ को सपोर्ट करने का ताकि एक तरीके से इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो है या फिर साउथ एशिया जो है वहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके। इससे इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतरीन स्टेज पर जाएंगे जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी सोल्व होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चेन्नई से रिलेटेड है। हमें पता है 2015 में हमने चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा फ्लड देखी थी। सेम इसी तरीके का इशू हमने देखा था मुंबई में 2005 में। अभी प्रेजेंट टाइम में दोबारा से हमें पता है कि जो हमारा साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है, मतलब चेन्नई वाला जो पार्ट है, उसमें रिट्रीटिंग मानसून मीन्स नॉर्थ ईस्ट
जो विंड्स चलती हैं उस टाइम में जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हैवी रेन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ही जो चेन्नई है वहाँ पर हैवी फ्लड देखने को मिली। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे जो भी सिटीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलप हुए, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप तरीके से नहीं था। मतलब वेल डेवलप तरीके से हमारे इंडिया में जो सिटीज़ हैं वो कम ही डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से ही इस तरीके के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत सारे इस जो सिटीज़ हैं उसमें ना तो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कनेक्टिविटी जो है वो वेल डेवलप नहीं है। बहुत सारी जो सिटीज़ है वो तो ऐसी जगह डेवलप हैं कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है या हमारी वेटलैंड्स हैं, इन सभी को एनक्रोच करके उनको डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो किसी रिवर के ऊपर डेवलप है, उसका जो भी रिवर बेड था उसके ऊपर वहाँ पर डेवलप कर लिया गया। अब दोबारा से वो रिवर जो है वो रिवाइवल होती है, तो इसकी वजह से फ्लड देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, अमृत मिशन के अंडर जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट हमने इसीलिए डेवलप किए थे कि हमारी जो सिटीज़ हैं उनको वेल तरीके से कंस्ट्रक्ट करके हम ये डेवलप कर सके, ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी कम हो सके। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की, उसमें बोला गया कि किस तरीके से हमारी जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो देखो, अगर इस तरीके के इशू को हम सोल्व करते हैं तो जो एक तरीके से सिटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम हम वैसे ही देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो हीट वेव्स हैं वो इसका इशू भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे इशूज को हम ईजिली सोल्व कर पाएंगे जब ये नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के है। हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही है कि इसको रेगुलेट करने के लिए या फिर इसको बैन करने के लिए हम कुछ एक लॉ लेकर के आएंगे। इस आर्टिकल में जो राइटर है उनका ये बोलना है कि क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर रेगुलेट नहीं है, फिर भी बहुत सारी संख्या में इंडियन जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड भी करते हैं, लेकिन जो भी इसके ट्रांजैक्शंस हैं वो सेफ नहीं है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इसको आप अवेल तो रखिए क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन इसको रेगुलेट कीजिए। रेगुलेट करने से क्या होगा, देखो जब आप इसको रेगुलेट करोगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगा, क्योंकि हमें तो रेवेन्यू जनरेट होगा इसको। तो इसको सिर्फ आपको रेगुलेट करना है अदर कंट्रीज़ को लेकर के, ठीक है। अदर कंट्रीज़ किस तरीके से इसको ट्रीट कर रही हैं उससे हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बूस्टअप करने के लिए अगर हेल्प करती है तो हमें इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। इसके नेक्स्ट इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो एक तरीके से रेवेन्यू को ट्रीट करते हैं उनको नहीं पता है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को हैंडल करना है, तो इनकी जो भी ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि यूएस या अदर कंट्रीज़ में जो ऑफिसर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एक ट्रेंड करते हैं, हैंडल करते हैं, उनकी जिस तरीके से ट्रेनिंग हुई है सेम उसी तरीके से जो ट्रेनिंग है वो हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, साइबर क्राइम एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन ने इस तरीके की यूनिक क्रिप्टो करेंसी ट्रेनिंग मॉड्यूल को जनरेट किया है, जिसकी वजह से जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो भी इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है उन सभी को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी ट्रेनिंग भी ये होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको ईजिली वो समझ पाएँ। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हेट स्पीच को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में अभी हेट स्पीच को लेकर के हमें पता है कि हरिद्वार और दिल्ली में इश्यू देखने को मिले, उसको लेकर के बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर हुई और ये माना गया कि जो पुलिस है वहाँ की उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया जो भी हेट स्पीच जनरेट हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट आए हैं जिसमें डायरेक्टली हेट स्पीच को एक तरीके से ट्रिगर नहीं किया गया, हिट नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे स्टेटमेंट्स में उन्होंने इस तरीके की बात रखने की कोशिश की है। जैसे कि 7 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट का जो अमिश देवगन केस था उसमें जो रिजल्ट उन्होंने दिया, उन्होंने ये बोला था कि द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एंड स्लाइटेड एज द एक्ट्स दैट प्रमोट और लाइकली टू प्रमोट डिविसिव
मतलब एक तरीके से डिवीजन क्रिएट करने को या प्रमोट करने के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं कर सकते। ओके, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, प्लूरिज्म जो है उसको इम्पीज करते हैं। इसके अलावा जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट किया जाए, ठीक है, और टारगेटेड ग्रुप के द्वारा मतलब जो भी डिग्निटी है उसको टारगेट किया जाए, ठीक है। तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको डील किया जाएगा। मतलब आपने कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को टारगेट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए या कुछ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करने के लिए कुछ वर्क किया, तो उसकी वजह से अगर पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट उसके ऊपर किया जाएगा। प्रियम्बल की बात भी ये की गई है कि कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये रिमाइंड किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें भी ये बोला गया है कि इंडिविजुअल जो हमारी फ्रेटर्निटी है, इसके अलावा जो कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दोनों को मेंटेन करने का काम किया जाएगा। अब देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इंडिविजुअल की जो एक तरीके से डिग्निटी है उसको आप मेंटेन करना अलग बात है, और जो ये कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना अलग बात है। ये इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है ना वो तो उस पर्सन के राइट हो गई, लेकिन अगर आपको नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एक तरीके से प्रिजर्व करना है तो ये उस पर्सन के क्या हो गए, एक तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मतलब वो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या हो, डाइल्यूट हो सके। हेट स्पीच जो है वो ना सिर्फ हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को एक तरीके से वीकन करने का कोशिश करते हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जब भी आपको कोई फ्रीडम दी जाए, आपको बोलने की फ्रीडम दी जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए, कुछ ग्राउंड के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो सके। वाइडर एक्सेप्टेंस भी करने की कोशिश की गई है अलग अलग ऑर्डर में। जैसे सबरीमाला जजमेंट में DY चंद्रचूड़ ने एक बात बोला था कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ्स एंश्योर वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी, बट व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिटवीन द टू, द क्वेस्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी मस्ट प्रिवेल। ये होनी चाहिए, ये बनी रहनी चाहिए, भले ही दो के बीच में कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रहा हो। अमीश देवगन केस में संजीव खन्ना जो जस्टिस हैं उन्होंने ये बोला था, डिफाइन डिग्निटी एज द बेसिक एंटाइटलमेंट एज ए मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इन गुड स्टैंडिंग, हिज स्टेटस एज ए सोशल इक्वल, एज बियरर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एनलाइटमेंट्स। ओके, देखो अगर आप एक तरीके से ओवरव्यू करने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे जुडिशरी में अलग अलग स्टेटमेंट में ये बोला गया कि ह्यूमन की डिग्निटी भी जरूरी है, लेकिन जो कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो भी जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच दे करके एक पर्सन को टारगेट कर रहे हो, वो भी गलत है। आप किसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, वो भी गलत है, क्योंकि आप पर्सन को टारगेट कर रहे हो तो पर्सन के जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहे हो, और अगर किसी स्पेशल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि जो कंट्री है उसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को नुकसान होगा, क्योंकि एक तरीके से क्लैश क्रिएट होगा। कम्युनिटी में जो क्लैश है, जो कन्फ्लिक्ट है, जब क्रिएट होता है तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सामने आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को एड्रेस किया। उन्होंने ये बोला कि हमारे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको 1 ईयर कंप्लीट हो गया। 16 जनवरी 2021 से वो स्टार्ट हुआ था, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने कोविड-19 से लड़ने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने डिक्लेयर किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ देखो यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर को इशू हम रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमने ये देखा कि यूक्रेन ने क्लेम किया है कुछ समय पहले ही हमारी जो गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ। मतलब हमारी कुछ गवर्नमेंट की जो वेबसाइट हैं वो कुछ टाइम के लिए हैंग होती हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो भी हुआ उसमें रशिया का हाथ था। रशिया ने एक तरीके से हमारे ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश की है। हालांकि इसकी अभी जो प्रोब है, इंस्पेक्शन जो है वो की जा रही है। अगर इस तरीके के इशू सामने आते हैं तो दोनों के बीच में जो क्लैश है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। यूएस ने भी अपनी तरफ से बोला है। इसके अलावा जो यहाँ की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि जो भी मालवेयर जिसने ये अटैक किया उन सभी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो टोंगा आइलैंड कंट्री को लेकर के है।
टोंगा आइलैंड कंट्री में वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से वहाँ के जो एरियाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी हैं वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया कि इसकी वजह से आपके यहाँ पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो टोंगा कंट्री है उसके मैप को अगर हम व्यू करें तो पैसिफिक ओशन में टोंगा कंट्री सिचुएटेड है। एक आइलैंड कंट्री है, 169 से ज़्यादा यहाँ पर आइलैंड्स हैं, लेकिन 36 आइलैंड्स के ऊपर ही यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है। तो ये जो लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है वो इसके यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ इसके जस्ट ऊपर से इक्वेटर जो है वो पास होती है। उसके साउथ में न्यूजीलैंड है और उसके वेस्ट में ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है वो सिचुएटेड है। तो ये हमने जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।